अगर आपने अपनी एमटेक कंप्लीट कर ली है या फिर एमएससी कंप्लीट कर ली है और आप चाह रहे हो कि आपको अब डॉक्टर बनना है, पीएचडी करनी है, ठीक है, बट आप साथ में ये भी चाह रहे हो कि आपको पैसे भी मिलें, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी बड़ी डिग्री होगी उसके लिए आपके एक्सपेंसेस भी होंगे और एक्सपेंसेस कवर करने के लिए आपको कोई ना कोई अर्निंग जो है वो चाहिए होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगी। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अगर वो पीएचडी कर रहे हैं और उनको अर्निंग करनी है तो वो कैसे करें। ठीक है, तो आज मैं बच्चों आपको वही बताने वाली हूं कि आप गेट के थ्रू ड्यूरिंग द पीएचडी कैसे जो है अर्निंग कर सकते हो। राइट, तो सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपका यही आता है, अगर आपको पीएचडी में अर्निंग करनी है तो उसके लिए कोई इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर गेट की बात करती हूं तो जो गेट है आपको अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन गेट क्लियर कर सकते हो और उसके थ्रू आप जो एमटेक है उसमें एडमिशन ले सकते हो। और उसके बाद फिर से वो कहता है कि अगर आपको पीएचडी भी करनी है तो आप गेट फिर से दे सकते हो और पीएचडी के लिए भी आप अपनी जो स्कॉलरशिप है वो ले सकते हो। तो एमएससी एमटेक के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे आप जो गेट की स्कॉलरशिप है उसको अवेल कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूं कि ड्यूरिंग योर पीएचडी आप गेट के थ्रू कैसे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी कंडीशन क्या आ जाती है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट जो है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में वो क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आईआईटीज एनआईटीज जो है, आईएससी हो गया, आईसी बेंगलोर हो गया, उनमें एडमिशन लेनी पड़ेगी। अब इसमें आपके लिए क्या चाहिए, गेट का एक वैलिड स्कोर चाहिए। क्या चाहिए, गेट का एक वैलिड स्कोर चाहिए अगर आपको पीएचडी करनी है। और साथ में आपको नेशनल फेलोशिप इन सम केसेस, कुछ में ऐसा होता है कि अदर टाइप ऑफ अगर आपके पास फेलोशिप्स हैं तो वो भी आपकी वर्क करती हैं, जैसे सीएसआईआर नेट हो गया, अगर आप वो भी क्लियर कर रहे हो तो पीएचडी के लिए वो भी आपकी अवेल हो सकती है। तो वो फेलोशिप भी आप ले सकते हो और गेट के थ्रू भी आप फेलोशिप ले सकते हो। इसके लिए कंडीशंस क्या है, कंडीशन ये है कि आपको पीएचडी से पहले डिग्री लेनी पड़ेगी, एमटेक की, एमएससी की। ठीक है, आपको पहले एमएससी पीजी करनी है, उसके बाद ही आपको पीएचडी की डिग्री मिलेगी। ऐसे नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन की और अब आप चाह रहे हो कि मैं पीएचडी कर लूं, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पहले एमएससी या एमटेक करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया होगा एमटेक या फिर एमएससी विद सेटिस्फैक्टरी एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ, वो इस चीज के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या, इंस्टीट्यूशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करना पड़ता है उन्हें। नेक्स्ट आ जाता है सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। अब कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, आईआईटीज ऐसी होती हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग जो बच्चे गेट स्कोर के थ्रू आते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनके असेसमेंट करते हैं। तो उसमें भी बच्चों को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, वो टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करने पड़ते हैं। उसके बाद वो एलिजिबल होते हैं किसके लिए, रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है एडमिशन टू फुल टाइम रेगुलर पीएचडी। अब ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी पार्ट टाइम नहीं कर सकते हो, आपको ये पीएचडी जो है फुल टाइम करनी पड़ेगी। मतलब जितना इंस्टीट्यूशन ने बोला होगा कि आपको इतने आवर्स जो हैं पीएचडी में लगाने हैं, जो भी उसका करिकुलम होगा उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से वहां पर, ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम चले गए और पार्ट टाइम में जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम में अदर एक्टिविटीज कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जो उस इंस्टीट्यूशन का पर्टिकुलर करिकुलम होगा वो आपको वहां पर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ड्यूरिंग माय पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का करिकुलम था उसको फॉलो किया था, उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे सेटिस्फैक्टरी मेरी परफॉर्मेंस आती थी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलती थी, फेलोशिप मिलती थी। तो सेम वे में आपको भी यहां पर क्या करना है, आफ्टर योर एमएससी आपका जो वैलिड गेट स्कोर है उसके थ्रू एडमिशन लेनी है पीएचडी के लिए, एंड देन जो पीएचडी का करिकुलम होगा इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग वो आपको वहां पर फॉलो करना पड़ेगा। राइट, अब इसमें हम बात करते हैं कि आपको फेलोशिप कितनी मिलेगी। ठीक है, तो फेलोशिप बच्चों आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस है। ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए फेलोशिप है। ये कंप्लीट आपका एक्सपेंसेस जो है वो कवर नहीं करते हैं। मतलब अगर आप चाहोगे कि इस फेलोशिप से आप लेवेस्ट लाइफ जी लोगे, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर अपने फाइनेंसेस जो है वो कंट्रोल करने पड़ेंगे। ये आपकी हेल्प के लिए, इसमें आपकी भी हेल्प हो जाती है और आपकी फैमिली की भी
भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल बर्डन है वो उनके कंधों से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए ये फेलोशिप बहुत हेल्पफुल होती है जो फाइनेंशियली थोड़े से वीक होते हैं, राइट। अब इसमें आपको फेलोशिप कौन सी मिलेगी, तो फेलोशिप आपकी जो JRF है, स्टार्टिंग के जो आपके 2 साल होंगे उसमें आपको 37,000 पर मंथ मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर आप PhD कहीं ज्वाइन कर रहे हो और आपने गेट की जो फेलोशिप है उसको एक्टिवेट करवाया हुआ है, तो स्टार्टिंग के जो 2 साल होंगे आपके PhD में, उसमें आपको 37,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, पर मंथ 37,000 मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका एक साथ ही फेलोशिप आ जाएगी, ये आपका मंथली भी आ सकती है, ये आपका कुछ टाइम रुक के भी आ सकती है, देयर कुड बी अ लैग, ठीक है, बट आपको इसमें पेशेंस रखना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट लेवल होता है PhD का SRF, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। उसमें जो आपके लास्ट के 3 इयर्स होते हैं, ठीक है, आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट 2 इयर्स, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 इयर्स होते हैं उसमें आपकी जो फेलोशिप है वो बढ़ा दी जाती है, आपकी परफॉर्मेंस देख के आपकी जो फेलोशिप है वो इंक्रीज कर दी जाती है। तो उसके बाद फिर आपको ये मिलनी हो जाती है कितनी, 42,000 पर मंथ, मतलब हर महीने आपको कितनी मिलती है, 42,000 मिलती है। तो ये आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है ड्यूरिंग योर PhD, अगर आप गेट के थ्रू किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में क्या कर रहे हो, एडमिशन ले रहे हो। तो यहां पर आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, आप हायर स्टडी भी कर रहे हो और साथ में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रही है, अर्निंग भी आपकी हो रही है। तो जो बच्चे जो चाहते हैं कि मैं हायर स्टडी भी करूं, हायर डिग्रीज लूं और साथ में मेरी अर्निंग भी होती रहे, पर वो कैसे करेंगे उनको नहीं पता है, उनको बस एक काम करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं इंडिया के, गेट हो गया, CSIR नेट हो गया, UGC JRF नेट जो होता है, अगर उन्होंने वो क्लियर कर लिया, उसके बाद वो इन इंस्टीट्यूशन में एनरोल होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपना पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का टेस्ट भी रखती है, बट वो फेलोशिप वहां पर वेरी करती है। जरूरी नहीं है अगर आपने ये फेलोशिप आपको नहीं मिल रही हैं, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो यूनिवर्सिटीज भी अपना इंटरव्यू करवाती हैं, टेस्ट करवाती हैं, उसके थ्रू क्या करती हैं, बच्चों को एडमिशन दिलवाती हैं, बट उनकी जो फेलोशिप होती है इससे वेरी करती है, राइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपको ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो आप ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इनकी तरफ फोकस कर सकते हो। मैं सच में बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत हेल्प मिली थी, और बेटर है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्लियर करो, सो दैट कि आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो आपके कंधों से कम हो जाए और आपका जो हायर स्टडीज का जो लेवल है वो इंप्रूव हो सके, ठीक है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, एक साथ एक टाइम पर आपको एक फेलोशिप ही मिलेगी, आपको एक टाइम पर गवर्नमेंट जो है एक फेलोशिप ही देगी, एक साथ 2 फेलोशिप नहीं चलेंगी। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मेरी तरह जिन्होंने बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक कर रखे होते हैं, ठीक है, बट वो मल्टीपल एग्जाम्स की जो फेलोशिप होती है, ऐसा नहीं है कि आपको उन सबकी फेलोशिप मिलेगी, आपको जो एग्जाम के लिए जो फेलोशिप आप एक्टिवेट करवाओगे वही मिलेगी, उसके अलावा कितने भी एग्जाम आपने क्रैक कर रखे होंगे उनकी फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें, और इस तरीके से आप ड्यूरिंग योर हायर स्टडीज पैसे जो है वो कमा सकते हो। सो ड्यूरिंग योर PhD जब आप गेट के थ्रू एडमिशन लेते हो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, तो वहां पर आपको फेलोशिप के साथ साथ कुछ और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो बच्चों जो बेनिफिट्स मिलते हैं, सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट होते हैं आपको हॉस्टल अकोमोडेशन देते हैं, ठीक है। फेलोशिप के साथ साथ आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस जो मिल रही होती है, अगर आप हॉस्टल अकोमोडेशन लेते हो तो वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो ये HRA आपको नहीं मिलेगा, अगर आप इंडिपेंडेंटली मिल रहे हो तब आपको ये HRA जो है वो मिलता है। तो एक बेनिफिट तो आपको ये हो जाता है। इसके अलावा ग्रांट मिलती है आपको, जो भी आप ड्यूरिंग योर PhD रिसर्च कर रहे हो उसमें जो आपको चीजें चाहिए होती है, कंज्यूमेबल्स चाहिए होते हैं, उसमें भी आपका यहाँ पर ग्रांट्स जो मिलती हैं वो हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रेजेंटिंग रिसर्च एट नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। सो ड्यूरिंग योर PhD आप जो इंटरेस्टिंग वर्क कर रहे होते हो, यहां पर आपको मौका दिया जाता है कि उसको आप नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करो। इसके लिए भी जो गवर्नमेंट होती है, जो ये फेलोशिप होती है, आपको क्या देती है, सपोर्ट देती है, हेल्प करती है। तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। नेक्स्ट आता है एक्सेस टू द एडवांस लेबोरेटरीज, रिसर्च फैसिलिटीज एंड
फंडेड प्रोजेक्ट्स। मतलब ड्यूरिंग योर पीएचडी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई काम जो है आपकी लैब में नहीं हो सकता है, आपको किसी अदर लैब में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये भी अलाउ किया जाता है कि आप अपने उस पीएचडी के ड्यूरेशन में किसी दूसरी लैब में जाकर भी काम कर सकते हो। ये मैंने भी किया हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसमें फैसिलिटीज जो हैं आपकी सफिशिएंट नहीं है, आप किसी और इंस्टीट्यूशन से कुछ टाइम पीरियड के लिए वहां से काम कर सकते हो, अच्छे अपना जो रिसर्च है उसका रिजल्ट ला सकते हो, तो वो भी अलाउ किया जाता है। बट फुल टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए होता है, लिमिटेड टाइम के लिए। ये जो आपके बेनिफिट्स हैं ये वेरी करते हैं इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। हर इंस्टीट्यूट जो है एक जैसा नहीं होता है, सबके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, डिफरेंट करिकुलम होता है। तो ये जो आपकी फंडिंग है, ये जो आपका पीएचडी का करिकुलम है, ये आपका वेरी करेगा इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। बट आपकी जो फेलोशिप है वो आपको प्रॉपर मिलेगी, वो फेलोशिप आपको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको यहां पर इन सब चीजों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर पीएचडी। तो ये आपका एक तरीका है कि पीएचडी के साथ साथ आप साथ में क्या कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो।